वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ये मूवी, नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हमें कोर्ट की हियरिंग को देखते हैं, जहां पर डिफेंस लॉयर अपनी दलील दे रहा होता है। लॉयर का नाम है रत्नाकर और रत्नाकर के अपोजिशन लॉयर का नाम है सिद्धार्थ, जो इस केस पर ध्यान न देकर बैठे बैठे किसी और ही दुनिया में खोया होता है। साथ ही वो अजीब तरह से काम भी रहा होता है। दरअसल दोस्तों, किसी वजह से सिद्धार्थ काफी ज्यादा नशा करने लगा है और ये सब जो हो रहा है ना, ये उसी का साइड इफेक्ट है। कोर्ट में जब सिद्धार्थ को उसकी दलील देने को कहा जाता है तो सिद्धार्थ कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वो कहीं और ही खोया होता है। ये देखकर रत्नाकर सिद्धार्थ को नशेड़ी, बेवफा, ये सारी चीजें बोलते हुए उसकी बेइज्जती करने लगता है और ये चीजें सिद्धार्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और इस पॉइंट पर सिद्धार्थ सभी के सामने रत्नाकर का कॉलर पकड़ लेता है। फिर सिद्धार्थ के इस बर्ताव को देखकर जज तुरंत सिद्धार्थ को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि सिद्धार्थ 6 महीने तक कोई केस नहीं लड़ पाएगा। और दोस्तों, सिद्धार्थ अभी जिस हालत में था ना, उसकी एक वजह है। इसके साथ ही कहानी जाती फ्लैशबैक में, जहां हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि एक अच्छा लॉयर होने के साथ एक अच्छा इंसान भी है। वो हमेशा क्राइम के खिलाफ खड़ा रहता है। सिद्धार्थ की इस क्वालिटी को दिखाने के लिए हमें उसके द्वारा लड़ा हुआ एक केस दिखाया जाता है, जो कि उसने शंकर नाम के गुंडे के खिलाफ लड़ा था। दरअसल शंकर ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। शंकर बहुत ही वैसे खतरनाक गुंडा था, उसके लिए लोगों की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऊपर से शंकर को जो लॉयर डिफेंड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रत्नाकर था। यानी देखा जाए तो रत्नाकर और सिद्धार्थ की ये प्रोफेशनल दुश्मनी पुरानी है। तो इस केस में सिद्धार्थ अपना दम लगाकर शंकर के बिना डरे उसे उम्र कैद दिलवा देता है। रत्नाकर ये केस हार चुका था और जब पुलिस शंकर को लेकर जाती है ना, तो वो धमकी भी देता है सिद्धार्थ को कि जेल से एक बार रिहा हो जाऊं फिर तुझे देखता हूँ। तड़पा तड़पा कर अगर तेरा सब कुछ बर्बाद नहीं किया ना तो देख लेना। और यहाँ सिद्धार्थ उस धमकी को दोस्तों नजरअंदाज करके अपने काम और जिंदगी में बिजी हो जाता है। एक दिन सिद्धार्थ किसी वृद्धाश्रम में जाता है अपने क्लाइंट के माता पिता से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने के लिए, लेकिन तभी सिद्धार्थ को एक लड़की आकर रोक देती है। इस लड़की का नाम होता है सीता। वो सिद्धार्थ से कहती है उनके बेटे ने इनको यहाँ लाकर छोड़ दिया और जब बिजनेस में उसे नुकसान झेलना पड़ रहा है तो उसे इनकी जमीन चाहिए, बताओ। सिद्धार्थ को फिर पता चलता है कि सीता यहाँ पर अक्सर आती रहती है और वो सीता को पहली नजर में देखते पसंद करने लग जाता है। सीता से वो कहता है कि देखो, मुझे ये सब नहीं पता था, बस मुझे इनके बेटे पेपर साइन करवा कर यहाँ लाने के लिए आ गए, तो मैं भी बिना कुछ जाने अपने काम पर लगा हुआ हूँ। खैर, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद इनके बेटे को समझाऊंगा कि वो अपने माता पिता को घर बुला ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब तक उसके माता पिता खुद उसको देना नहीं चाहेंगे जमीन, तब तक नहीं मिलेगी। फिर सिद्धार्थ की ये बातें सुनकर सीता कहती है, देखिए, आप पर चिल्लाने के लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था आप अच्छे इंसान हैं। सीता तो दोस्तों सिद्धार्थ को पसंद आ चुकी थी, तो वो किसी न किसी बहाने से उससे मिलना शुरू कर देता है। दोनों के बीच जल्दी प्यार की शुरुआत हो जाती है और फिर दोनों कुछ दिनों के बाद शादी भी कर लेते हैं। सिद्धार्थ की बात करें तो उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वो अपने घर अपनी बहन अनु के साथ रहता है। बाकी सिद्धार्थ के घर पर उसके चाचा चाची पेरेंट्स के तौर पर अक्सर आते जाते रहते हैं। फिलहाल यहाँ से कहानी आती प्रेजेंट में। सिद्धार्थ को दोस्तों हम एक बहुत ही बुरी हालत में देखते, नशे में धुत, और वो एक क्लब में किसी दिव्या नाम की लड़की के साथ और नशा करते हुए हम उसको देखते हैं। दिव्या बिल्कुल होश में नहीं होती है और वो हॉस्टल में रहती है, तो सिद्धार्थ उसे हॉस्टल तक ड्रॉप कर देता है। लेकिन सिद्धार्थ के जाने के कुछ देर के बाद ही किसी को दिव्या के पीछे हम देखते हैं, जिसको देख दिव्या थोड़ी खुश होती है, मगर सामने वाला दिव्या के सर पे जोर से वार कर देता है। जिसके बाद अगली सुबह पुलिस को दिव्या के हॉस्टल से दूर एक खाली जगह पर उसकी लाश मिलती है। पुलिस तुरंत उसको यहाँ से लेकर जाती है और ये केस एसीपी राघव और उसकी जूनियर कविता देख रहे होते हैं। राघव तो मीडिया इंटरव्यू देने में बिजी होता है, मगर कविता दिव्या की लाश को अच्छे से देखती है और वो दिव्या के मुंह में एक पत्थर नोटिस करती है। साथ ही एक जगह पर कातिल ने सी जैसा एक साइन बनाया होता है। अब ये कौन है, किसने क्यों किया, पुलिस को पता लगाना था। लाश को पोस्टमार्टम भेजने के बाद कविता राघव को इस बारे में बताती है और यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि राघव थोड़ा घमंडी और कविता से जलन करने वाला पुलिस ऑफिसर है, जो कि हर वक्त कविता से कहता रहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, और हर वक्त कविता से खुद को सल्यूट भी करवाता है और खुश होता रहता है। लेकिन कविता उसकी बातों को नजरअंदाज करके बस अपने काम में बिजी रहती है। दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो कि एक एंटीक शॉप में होता है। इस शॉप के ओनर का नाम है जोसेफ। जोसेफ ने सिद्धार्थ को नशे की लत लगवाई थी ताकि जिस दर्द से सिद्धार्थ गुजर रहा है उसे झेलने की शक्ति उसमें आ जाए। अब वो जोसेफ से पूछता है कि वो कृष्णा की मूर्ति आ गई क्या। जोसेफ फिर उसको एक मूर्ति ला कर देता है, जिसके बदले जोसेफ सिद्धार्थ से पैसे भी नहीं लेता। सिद्धार्थ यहाँ से घर आता है और उस मूर्ति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ और सीता की शादी के बाद क्या हुआ। सिद्धार्थ एक बार जब जोसेफ वाली एंटीक शॉप में गया हुआ था, तब उससे सीता ने कृष्ण भगवान की मूर्ति लाने के लिए कहा था। अब उस वक्त शॉप में मूर्ति नहीं थी, तो जोसेफ ने सिद्धार्थ से वादा किया था कि मैं कुछ दिनों में मूर्ति लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद सिद्धार्थ घर आ जाता है और सीता को लेकर मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। तो वहाँ पे सीता जब कपड़े वगैरह देख रही होती है, तो सिद्धार्थ लिए हुए सामान की बिलिंग कराने के लिए चला जाता है, जिसको कराने के बाद जब वो वापस लौटता है ना, तो सीता कहीं भी नहीं होती। सिद्धार्थ उसको पूरे मॉल में हर तरफ ढूंढता है, मगर वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो सीता की मोबाइल पर कॉल भी करता है,
जो कि अनु उठाती है। असल में सीता अपना मोबाइल घर भूल गई थी, तो सिद्धार्थ बिना देरी किए हुए तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और सीता की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाता है। मगर कुछ दिन बीत जाने के बाद भी सीता का कोई अता पता नहीं होता। इसी बीच सिद्धार्थ को याद आता है कि उसने जब शंकर के खिलाफ केस लड़ा था तो शंकर ने उसको धमकी दी थी, तो हो सकता है ये सारी चीजें शंकर ने करवाई हो। उसके कई लोग बाहर एक्टिव भी है। तो सिद्धार्थ शंकर से जेल में जाकर मिलता है। वो शंकर से कहता है कि अगर मेरी बीवी को तूने किडनैप कराया है तो छोड़ दे उसे, उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उस दिन बस वही किया जो मेरा काम था। इस पॉइंट पर शंकर गुस्से में सिद्धार्थ को मारने लग जाता है और उसे मारते हुए कहता है कि काश मैंने ये किया होता, मेरा तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी को क्या, तुम्हें भी खत्म कर देता और तुम्हारी बहन को भी। और यहाँ बहन का नाम सुनने और ये जानने के बाद कि शंकर ने ये काम नहीं करवाया, सिद्धार्थ गुस्से में शंकर को काफी बुरी तरह मारता है। इसके बाद दोस्तों एक दिन सिद्धार्थ को पुलिस का फोन आ जाता है, जिन्हें एक लड़की की लाश मिलती है। उन्होंने सिद्धार्थ को पहचानने के लिए बुलाया होता है कि कहीं ये लाश सीता की तो नहीं है। तो सिद्धार्थ वहाँ बड़े भारी मन से जाता है, लेकिन वो लाश सीता की नहीं होती। अब सीता कहाँ है, किस हाल में है, ये किसी को नहीं पता होता और यही दुख सिद्धार्थ को खाए जा रहा होता है। इसी के साथ कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर सिद्धार्थ को उसके आंटी अंकल बताते हैं कि हमने अनु के लिए एक लड़का देखा है बेटा, अगर कहो तो उसे कल बुला ले। तो सिद्धार्थ कहता है कि मैंने मना थोड़ी किया है, आप बुला लीजिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी शादी भी करवा देंगे। यहाँ दोस्तों हमें एक और बात पता चलती है कि जो कविता है ना, वो असल में अनु और सिद्धार्थ की कजन है। वो भी लगातार पुलिस की मदद से सीता की तलाश में लगी हुई है। इसी बीच दिव्या का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर कविता और राघव से बताता है कि दिव्या को रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच मारा गया है और साथ ही जिसने भी ये काम किया है उसने दिव्या के प्राइवेट पार्ट में एक जहरीला कीड़ा छोड़ दिया था, जिसके काटने से दिव्या की मौत हुई है। उस कमीने ने दिव्या के साथ दुष्कर्म भी किया, जिस कारण उसके सीमन के जरिए हमें कातिल का ब्लड ग्रुप भी मिला है जो कि AB नेगेटिव है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाने के बाद राघव और कविता दिव्या के हॉस्टल पहुंच जाते हैं पूछताछ करने के लिए। वहाँ की वार्डन से तो इनको कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन गार्ड से ये पता लग जाता है कि दिव्या का एक दिनेश नाम का बॉयफ्रेंड था और दिव्या को उसी ने ये नशीली चीजों में फंसाया था। और दिव्या हर रात 1 बजे तक हॉस्टल आती थी और वार्डन को पता ना चले इसके बदले वो मुझे पैसे देती थी। तो गार्ड के बताने के बाद पुलिस दिनेश को उठा लेती है, जिससे कविता को पता लग जाता है कि दिव्या ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और अब वो किसी और को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घूमती थी। और जो भी उसका बॉयफ्रेंड था वो आदमी उस रात दिव्या को छोड़ने भी आया था, उसी ने दिव्या को मारा होगा। अब दिनेश का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था, तो वो कातिल के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता, इसीलिए कविता का मानना होता है कि दिनेश बेगुनाह है। फिर राघव दिव्या के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है, जिसमें उसे कई सारे नंबर्स के साथ सिद्धार्थ का भी नंबर मिल जाता है, जिसका ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों AB नेगेटिव। तो बस इसी बिना पर राघव सिद्धार्थ को अरेस्ट करके सीधा कोर्ट में पेश कर देता है। इस केस को स्टेट की तरफ से रत्नाकर लड़ने वाला था और सिद्धार्थ खुद ही अपना केस डिफेंस करने का फैसला करता है। रत्नाकर की तरफ से कोर्ट में 3 सबूत पेश किए जाते हैं। पहला गवाह के तौर पर दिनेश को, जिसने देखा था कि सिद्धार्थ ने दिव्या को हॉस्टल ड्रॉप किया और इस पॉइंट पर सिद्धार्थ दिनेश से पूछता है कि तुमने मुझे दिव्या को ड्रॉप करते हुए देखा था, पर क्या तुमने खून होते हुए देखा? दिनेश ना बोलता है। अगला सबूत था DNA, यानी सिद्धार्थ का बाल, जो कि दिव्या के कपड़ों से मिला था। अब उस रात क्लब में सिद्धार्थ और दिव्या ने साथ में एक फोटो ली थी, तो इस वजह से सिद्धार्थ का बाल दिव्या के कपड़ों में आ गया होगा, तो ये सबूत भी बेकार चला जाता है। तीसरा और आखिरी सबूत था सिद्धार्थ का ब्लड ग्रुप, जो कि कातिल के सीमन से मैच कर रहा होता है। तो इस पर सिद्धार्थ कहता है कि जिसका भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होगा पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी क्या? राघव कहता है कि दिव्या की मौत वाले दिन तुमने दिव्या को 2 बार कॉल किया था। तो सिद्धार्थ कहता है कि इस हिसाब से आपको हर उस आदमी से इंटरोगेशन करनी चाहिए थी जिसने भी दिव्या को कॉल किया था। मुझ में ऐसा क्या स्पेशल था जो कि आपने मुझे अरेस्ट किया? तो सिद्धार्थ कहता है कि देखो, मेरी दोस्ती उस क्लब में दिव्या से 1 हफ्ते पहले हुई थी, वो बस मेरी फ्रेंड थी और हमारे बीच कुछ नहीं था। बाकी वो अकेली जाती थी, तो 3 दिन से मैं उसको हॉस्टल ड्रॉप करने लगा था। बाकी उसकी मौत का मुझे कुछ नहीं पता। बाकी मुझे तो तब पता चला जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। जिस रात मैंने दिव्या को छोड़ा और उसकी मौत हुई, तो दिव्या को छोड़ने के बाद मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल गया, जहाँ पर एक चौराहे पर मेरा ड्रिंक एंड ड्राइव करने की वजह से चालान हो गया, जिससे मैंने भरा भी, जो कि 1:25 के दौरान का है। बाकी कातिल ने जहाँ ले जाकर दिव्या को मारा और जहाँ मेरा चालान कटा, उसके बीच की डिस्टेंस करीब 40 किलोमीटर है और इसी टाइम के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दिव्या को मारा गया। तो भला ये कैसे पॉसिबल है कि मैं 15-20 मिनट में वहां पहुंच भी जाऊं और दिव्या को मार भी दूं? ये सारी डिटेल्स देकर सिद्धार्थ ने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया होता है, इसलिए कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन राघव के इस तरह किसी को भी उठाकर कोर्ट में पेश कर देने को लेकर उसका सीनियर उसको काफी डांट लगाता है और अब वो इस दिव्या वाले केस को कविता को पूरी तरह से दे देता है कि तुम ही इसको हैंडल करो। और अब दोस्तों कविता को किसी को भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इधर पुलिस दिव्या के केस को नहीं सुलझा पाती। इसी बीच रत्नाकर की पत्नी श्वेता को भी कोई मार डालता है। श्वेता को बेहोश करने के बाद ही कातिल ने उसको दूसरी जगह मारा। श्वेता की लाश मिलते ही वहां कविता केस की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाती है। श्वेता को कातिल ने एक भूसे की ट्रक ट्रॉली से मारा था। लाश के पास से कविता को कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन उसको एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज मिलती है।
श्वेता की लाश के पास सिद्धार्थ का वॉलेट होता है, जिसे लेकर कविता सिद्धार्थ के पास पहुंच जाती है और कहती है तुमने सबूतों को झुठला दिया और पहली बार बच गए, लेकिन मुझे राघव समझने की गलती मत करना। अगर तुम्हारे इन मर्डर से जरा भी हाथ है ना तो समझ लेना तुम्हें पूरे सबूत के साथ अरेस्ट करके लेकर जाऊंगी। अब कविता की ये बातें सिद्धार्थ को समझ नहीं आती, साथ ही उसको ये भी नहीं पता होता कि उसका वॉलेट श्वेता की लाश के पास कैसे पहुंच गया। एक तो अपनी खोई हुई बीबी को ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ उसको इन मौत के उसमें कोई फंसा रहा है। मतलब कि दोस्तों अब ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ को अपना नाम इन सब से निकालने के लिए असली कातिल का पता लगाना होगा। इसलिए सिद्धार्थ तुरंत अपने एक डॉक्टर दोस्त से मिलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर होता है जिसने दिव्या की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर के जरिए सिद्धार्थ को पता चलता है कि दिव्या की बॉडी पर उनको 3 तरह के ब्लड ग्रुप मिले। एक ओ पॉजिटिव जो कि दिव्या का ब्लड ग्रुप था, दूसरा सीमेन से AB नेगेटिव जो कि किलर का ब्लड ग्रुप है, तीसरा ब्लड ग्रुप था AB पॉजिटिव। यहाँ पर अब ये AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका था ये सिद्धार्थ को समझ नहीं आता। डॉक्टर इस बारे में जब अपने एक दूसरे डॉक्टर दोस्त से पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों के सीमन में ब्लड ग्रुप RH फैक्टर इम्बैलेंस की वजह से सीमन में नेगेटिव और रियल ब्लड में पॉजिटिव हो जाता है। दरअसल दोस्तों ये RH फैक्टर एक तरह का प्रोटीन होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में। अगर ये प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, नहीं तो इसके ना होने पर उसे हम नेगेटिव बोलते हैं, जैसा इस केस में AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। खैर सिद्धार्थ इसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर वो अपने डॉक्टर दोस्त की मदद लेता है एक बार DGP से मिलने के लिए, ताकि वो उनको अपनी पूरी फाइंडिंग्स के बारे में बता सके। अगले दिन DGP कविता के साथ डॉक्टर के कहने पर सिद्धार्थ से मिलने आ जाता है, जहां पर सिद्धार्थ उनको बताता है कि जहां पे दिव्या की लाश मिली थी मैं वहां गया था, तो वहां मुझे कुछ गहने, कुछ घास, एक पत्थर पर सी लेटर लिखा हुआ था, साथ ही एक सफेद पेपर भी मिला था। और दोस्तों यहाँ सिद्धार्थ को कुछ नट बोल्ट्स भी मिले थे कुछ दूरी पर, जिनमें PDR लिखा था। असल में ये सारी चीजें छोड़कर किलर ने अपने अगले मर्डर का हिंट दिया था। श्वेता की लाश एक धान के खेत में ट्रैक्टर में मिली, जो जगह पेड़ादर गांव में है, मतलब PDR में। फिर जब मैंने श्वेता की लाश वाली जगह को अच्छे से देखा तो वहां मुझे कुछ रंग बिरंगे धागे मिले, साथ ही ट्रक ट्रॉली के नीचे एक मोटा काला धागा मिला जिसपे P का शेप बना हुआ था। और अब ये सीरियल किलर है तो वो 10 दिन के अंतर पर खून करता है। इस तरह श्वेता को मरे 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। ये साइको किलर है जो कि हमसे कुछ कहना चाहता है और इसको चैलेंज लेना और देना पसंद है, तो इसने तीसरा मर्डर भी अंजाम दे दिया होगा। रंग बिरंगे धागे का मतलब है अगला खून वो किसी कॉटन मिल में करेगा। शहर से 40 किलोमीटर बाहर एक पुरानी कॉटन मिल है, तो हो सकता है अगली लाश वहाँ मिल जाए। बाकी दोस्तों सिद्धार्थ DGP से ब्लड ग्रुप वाली बातें भी बताते हुए कहता है कि कातिल का रियल ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव नहीं बल्कि AB पॉजिटिव है। और अब दोस्तों क्योंकि पुलिस का शक सिद्धार्थ पर है, तो सिद्धार्थ खुद कविता के साथ मिलकर इस केस की छानबीन करना चाहता है, जिसके लिए DGP सिद्धार्थ को अथॉरिटी दे देते हैं। और तुरंत ही सिद्धार्थ कविता के साथ उस कॉटन मिल में पहुंच जाता है, जहां पर इनको एक फ्रिज के अंदर किसी लड़की की लाश मिलती है, जिसके चेहरे पर I लिखा होता है। पहले C, दूसरे पे P, तीसरे पे I। इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है IPC। यहाँ पर सिद्धार्थ को अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये किलर किसी भी तरह सिद्धार्थ को इन मौतों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इस लड़की को उस फ्रिज में किलर ने चूहों के साथ छोड़ दिया था। फिर उन चूहों ने इस लड़की को बुरी तरह नोचा और साथ ही उसने ठंड की वजह से दम तोड़ दिया। यहाँ इनको एक कागज पर RNBR लिखा मिलता है। अब इस RNBR को डिसाइड करने में सिद्धार्थ को 2 दिन और लग जाते हैं और ये लोग 1 दिन और लेट हो जाते हैं। RNBR का मतलब है रानी बर्नर्ड सीमेंट्री, जहां पर 24 घंटे पहले किलर ने अपना चौथा मर्डर भी अंजाम दे दिया। रानी बर्नर की एक पुरानी भट्टी में किलर ने उस महिला को मारकर उसे वहीं जलाकर राख कर दिया। यहाँ पे इनको कुछ खास तो नहीं मिलता सिवाय एक पेपर के जिसपे CFA/T लिखा होता है। अब कातिल का पता लगाने के लिए सिद्धार्थ को इस CFA/T को डिकोड करना जरूरी था। अल्फाबेट की नंबरिंग की जाए तो CFA इस ऑर्डर के हिसाब से बनता है 361। T क्या बनेगा? अब T 20वां अल्फाबेट है और जब 361 करेंगे तो 10 आता है। इस तरह इनको एक नंबर मिल जाता है 361/2010। और इसके पहले सिद्धार्थ को एक कोड मिला था IPC। तो बस सिद्धार्थ को समझने में देर नहीं लगती कि ये असल में एक केस का नंबर है 361/10। इस केस नंबर की फाइल तुरंत सिद्धार्थ रिकॉर्ड रूम से निकालता है। इसको देखते उसको याद आ जाता है कि ये केस अजय नाम के एक बंदे का है, जिसे एक बच्चे का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में चलाया गया था। इस केस में सिद्धार्थ ने न सिर्फ अजय को जेल करवाई थी, बल्कि सिद्धार्थ ने इस बंदे को ऐसे करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उसको अरेस्ट भी सिद्धार्थ ने करवाया था। तो जाहिर है ये सारे खून अजय कर रहा होगा, जो कि अब लौट आया है और वो जेल से अपनी सजा पूरी करके आजाद भी हो चुका। इसलिए उसने सिद्धार्थ से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। इस कारण उसने 6 लड़कियों को मार डाला, बाकी न जाने वो कितनों की जान लेगा। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक के जरिए अजय की स्टोरी दिखाई जाती है। और अजय दोस्तों, जो कि बस दिन रात लड़कियों के सपने देखता है, वो उसी बिल्डिंग में फ्लैट लेकर रहता है जहाँ पर सिद्धार्थ भी रहता है। एक दिन सिद्धार्थ कहीं बाहर जा रहा होता है और वहाँ वो एक बच्चे को खेलते हुए देखता है,
जो कि उस जगह से कहीं चली जाती है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ देखता है कि उस बच्ची की माँ अपनी बेटी को हर तरफ ढूंढ रही है। इस पॉइंट पर सिद्धार्थ देखता है कि जिस टॉय कार से वो लड़की खेल रही थी वो असल में एक फ्लैट के दरवाजे के पास पड़ी होती है, जिसे चॉकलेट का लालच देकर अजय ने अंदर बुला लिया था। सिद्धार्थ उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर तुरंत अंदर घुस जाता है, जहाँ पर अजय बिना कपड़ों के होता है और बच्ची वहाँ बैठकर रो रही होती है। सिद्धार्थ तुरंत उस बच्चे को गोद में उठा लेता है दोस्तों, और साथ ही अजय को भी काफी मारता है। बच्ची की माँ भी अजय को काफी मारती है। इसके बाद सिद्धार्थ अजय को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और सिद्धार्थ ने उसके खिलाफ केस लड़ा था, जिसमें आखिरकार अजय को जेल हो जाती है। उसे 10 साल की सजा होती है, पर अब शायद वो अपनी सजा पूरी करके लौट चुका है, क्योंकि इस घटना को पूरे 15 साल बीत चुके हैं। फिर सिद्धार्थ बताता है कि रानी बर्नर सीमेंट्री में जिसे अजय ने जिंदा जलाया था वो कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची की माँ सिंघधा थी। बाकी जिसकी लाश इन्हें कॉटन मिल में मिली थी वो असल में उस बच्ची काव्या की लाश थी, जिसकी वजह से अजय को जेल हुई। बाकी दिव्या और श्वेता को अजय ने सिर्फ सिद्धार्थ को फंसाने के लिए मारा। और यहाँ सिद्धार्थ जब ये सारी चीजें कह रहा होता है तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर अजय ने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया तो जाहिर है उसी ने सीता को अगवा किया होगा। ये समझ में आते ही सिद्धार्थ कविता के साथ सीधे अजय के घर उसे अरेस्ट करने पहुंच जाता है, लेकिन वहां इन दोनों को पता चलता है कि अजय तो पहले ही मर चुका है। जब वो जेल से छूटा तो लोगों ने उसको काफी बुरा भला बोला, जिससे तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। और ये जानकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। ऊपर से राघव ने कविता से जलन करके मीडिया को इस बारे में भी बता दिया था कि मरे हुए आदमी को अरेस्ट करने गए हैं ये, जिस कारण इनको मीडिया घेर लेती है। और इस वजह से डीजीपी सिद्धार्थ को इस इन्वेस्टिगेशन से तुरंत हटा देता है ताकि और भी रायता ना फैले। साथ ही वो कविता को भी काफी सुनाता है। अब ये सब होने के बाद सिद्धार्थ शांत नहीं बैठता, वो थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करता है तो पता चलता है कि अजय जेल से छूटने के बाद कोचीन गया था, जहां पर उसने युबैद नाम के एक लड़के से दोस्ती की। अजय के फेसबुक अकाउंट से सिद्धार्थ को पता चलता है कि अजय ने फेसबुक पर एक ब्लड डोनेशन का पेज बनाया था ताकि वो ऐसे किसी को ढूंढ सके जिसकी कद काठी और ब्लड ग्रुप ठीक अजय से मिलता हो, और जल्दी उसको जुबैद मिल जाता है, जो कि उसकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही था। फिर क्या दोस्तों, अजय ने उबैद को मारकर उसकी बॉडी को जला दिया और इस केस को ऐसे दिखाया कि अजय ने अपनी जान खुद ले ली, जबकि वो उबैद था। उबैद के पिता ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट 1 साल पहले लिखवाई थी। ऊपर से अजय उबैद को कोचीन से अपने शहर लेकर आया था। इसकी टिकट डिटेल भी मिल गई थी, यानी कि अजय अभी जिंदा है और वो मरा नहीं है। ये सारी बातें सिद्धार्थ कविता को बताता है, लेकिन अजय को ये कैसे पकड़े इसका इनको नहीं पता होता। इसी बीच हम सिद्धार्थ की बहन अनु को देखते हैं, जिसे कोरियर वाला कॉल करके घर से बाहर आने के लिए कहता है। अब कोरियर वाली गाड़ी के पास अनु को कोई नहीं दिखता, मगर तभी दोस्तों अनु की नजर किसी पर पड़ जाती है, जिसको देखकर वो थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन सामने वाला बंदा तुरंत अनु पर जानलेवा हमला कर देता है। अब इस हमले से अनु मरी तो नहीं होती, लेकिन उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। सिद्धार्थ भी वहां पहुंच जाता है तुरंत, जहां उसे कविता बताती है कि अनु ने मुझे बताया कि तुम ही ने उस पर हमला किया। अब मैं तो जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जल्द ही पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने वाली है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो, किसी भी तरह अजय का पता लगाओ। तो सिद्धार्थ तुरंत रात में ही उस स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां पर अनु पे हमला किया गया था। वहां पास ही में एक पेड़ पर सिद्धार्थ एक डॉल देखता है, जिसमें से उसको एक सड़ा पेपर मिलता है, ठीक वैसा ही पेपर जैसा कि सिद्धार्थ को दिव्या के मर्डर स्पॉट पे मिला था। इन दोनों पेपर्स को सिद्धार्थ एक सोल्यूशन में डिप करने के बाद जब अल्ट्रावायलेट लाइट से देखता है तो उसको एक जगह का एड्रेस मिलता है। यह एड्रेस दोस्तों असल में जोसेफ की एंटीक शॉप का है, और सिद्धार्थ बिना देरी लिए जोसेफ की शॉप में जाता है, जहां उसे कमरे के अंदर से सारे सबूत मिल जाते हैं, जिनसे ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर वो कातिल मौजूद है। तभी हम सिद्धार्थ के पीछे उसके जैसे हूबहू दिखने वाले एक आदमी को देखते हैं, और ये इंसान हंसते हुए सिद्धार्थ के मास्क को उतार देता है। ये कोई और नहीं दोस्तों बल्कि जोसेफ ही है। ये सारा मर्डर वगैरह सिद्धार्थ को फंसाने की कोशिश करना, ये सारा काम जोसेफ का था। फिर जोसेफ यहाँ सिद्धार्थ से हंसते हुए बताता है कि मैं असल में अजय हूँ, जो कि दुनिया के सामने जोसेफ बनकर रह रहा हूँ। इस पॉइंट पर रिवील होता है दोस्तों कि अजय ने जोसेफ जैसे दिखने के लिए एक प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। फिर उसने ये एंटीक शॉप खोली और सिद्धार्थ से दोस्ती की, उसकी पत्नी सीता को किडनैप किया, जिसके बाद उसी ने सिद्धार्थ को नशे की लत लगवाई। जोसेफ ही असल में दोस्तों अजय है। उसी ने सिद्धार्थ की दोस्ती दिव्या से करवाई। फिर उसी ने दिव्या के साथ साथ बाकी जितने भी मर्डर्स हुए सिद्धार्थ का मास्क पहनकर किया। उसने सीता को भी सिद्धार्थ का मास्क पहनकर अगवा किया। अनु को भी उसने सिद्धार्थ का मास्क पहनकर ही मारा। इसीलिए अनु ने अपने भाई को गुनहगार ठहराया। जोसेफ ने काफी कोशिश की सिद्धार्थ को हर तरह से तोड़ने की, टॉर्चर करने की, ताकि वो उसके करीब रहकर मजा ले सके। अब जोसेफ ने सिद्धार्थ को यहाँ आज इसीलिए बुलाया ताकि वो सिद्धार्थ को आज के दिन मारकर अपना बदला पूरा कर सके। आज ही के दिन सिद्धार्थ ने अजय को सजा करवाई थी। जोसेफ या अजय जो भी बोलो, इसे सिद्धार्थ को बस टॉर्चर करके उसे अपने हाथों से मारना था, जिस कारण दोस्तों अगले ही पल दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारते हैं। फिर सिद्धार्थ उससे लड़ते हुए
एक कमरे में आ जाता है जहाँ चारों तरफ काफी बड़ा पिंजरा होता है जिसके अंदर कई दरवाजे हैं। उन्हीं में से एक दरवाजे के अंदर सिद्धार्थ अपनी पत्नी सीता को बंधा हुआ देखता है जिसके पिंजरे के बाहर कई सारे कुत्ते टहल रहे होते हैं। जोसेफ सिद्धार्थ को इस पिंजरे में फंसा देता है जहाँ पर कई बार कुत्ते सिद्धार्थ को काटते हैं, मगर आखिर में सिद्धार्थ सभी चीजों से लड़ते हुए सीता तक पहुंच जाता है जिसके दरवाजे में ताला बंद होता है और उसकी चाबी होती है जोसेफ के पास। ये देखकर सिद्धार्थ अब जोसेफ को बुरी तरह मारता है। फिर वो जोसेफ से चाबी छीनने के बाद उसके मुंह में दोस्तों उसी कीड़े को जबरदस्ती डाल देता है जो कि जोसेफ ने दिव्या के शरीर में डाला था। ये कीड़ा जहरीला तो था ही, लेकिन वो जोसेफ के इंटेस्टाइन फाड़ कर बाहर आ जाता है जिससे जोसेफ वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर सिद्धार्थ जल्दी से सीता को आजाद करवाता है और आखिर में ये दोनों साथ हो जाते हैं। मूवी के आखिर में दोस्तों हम सिद्धार्थ को सीता के साथ अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहते हुए देखते हैं। सिद्धार्थ की बहन भी अभी तक ठीक हो चुकी थी। यही दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।